Hi friends, this is Pradeep and welcome to the MBCS channel। हमने पिछले पार्ट से इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत सर की बुक की समरी स्टार्ट की है और पहले पार्ट में हमने स्वतंत्रता और निष्पक्षता इधर तक देखा है। हम अभी इस वीडियो में लोकसभा उपाध्यक्ष के अगला पार्ट देखने वाले हैं, तो टाइम वेस्ट न करते चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को चुना जाता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है। जब उपाध्यक्ष का स्थान रिक्त होता है तो लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है। अध्यक्ष की ही तरह उपाध्यक्ष भी सदन के जीवन पर्यंत अपना पद धारण करता है, परंतु वह निम्नलिखित तीन स्थितियों द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। उसके सदन के सदस्य न रहने पर, अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र द्वारा और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे अपने पद से हटाए जाने पर ऐसा संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन पूर्व सूचना न दी गई हो। अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। सदन की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति की दशा में उपाध्यक्ष अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। दोनों ही स्थितियों में वह अध्यक्ष की शक्ति का निर्वहन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष पीठासीन होता है। उल्लेखनीय है कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। उपाध्यक्ष के पास एक विशेष अधिकार होता है। उसे जब कभी भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष भी जब पीठासीन होता है वह पहली बार मत नहीं दे सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में मत करता है। जब उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह पीठासीन नहीं होगा, हालांकि उसे सदन में उपस्थित रहने का अधिकार है। जब अध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है तो उपाध्यक्ष सदन के अन्य दूसरे सदस्यों की तरह होता है। उसे सदन में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने और किसी प्रश्न पर मत देने का अधिकार है। उपाध्यक्ष संसद द्वारा निर्धारित किए गए वेतन व भत्ते का हकदार है, जो भारत की संचित निधि द्वारा देय होता है। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुमन सत्ताधारी दल के होते थे। 11वीं लोकसभा से इस पर सहमति हुई कि अध्यक्ष सत्ताधारी दल का हो व उपाध्यक्ष मुख्य विपक्ष दल से हो। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद धारण करते समय कोई अलग शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेता है। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष संस्था का उद्भव भारत सरकार अधिनियम 1919 के उपबंध के तहत 1921 में हुआ था। उस समय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्रमशः प्रेसिडेंट व डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहलाते थे। यह नामकरण 1947 तक चलता रहा। 1921 से पहले भारत का गवर्नर जनरल केंद्रीय विधान परिषद की बैठक का पीठासीन अधिकारी होता था। 1921 में भारत के गवर्नर जनरल ने फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1925 में विट्ठल भाई जे पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का पहला निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया, जो पहले भारतीय थे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रेसिडेंट व डेप्यूटी प्रेसिडेंट को क्रमशः अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कहा गया। हालांकि पुरानी व्यवस्था 1947 तक चलती रही, क्योंकि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय भाग को कार्यान्वित नहीं किया गया। जीवी मालवणकर व अनंत सयानाम अयंगर को क्रमशः लोकसभा का पहला अध्यक्ष व पहला उपाध्यक्ष बनाया गया। जीवी मालवणकर को विधानसभा के अध्यक्ष के साथ साथ प्रांतीय संसद का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक दशक तक 1946 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष का पद संभाला। लोकसभा के सभापतियों की तालिका। लोकसभा के नियमों के अंतर्गत अध्यक्ष सदस्यों में से 10 को सभापति तालिका के लिए नामांकित करता है।
इनमें से कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद का पीठासीन अधिकारी हो सकता है। पीठासीन होने पर उसकी शक्ति अध्यक्ष के समान ही होती है। वह तब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन न हो जाए। जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदन किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है। यहाँ यह बात ध्यानाकर्षण योग्य है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। इस अवधि के लिए अध्यक्ष के कर्तव्य का निर्वाह वह व्यक्ति करेगा जिसे राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो। रिक्त पदों के लिए जितना जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। सामयिक अध्यक्ष संविधान में व्यवस्था है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक अपने पद पर रहता है। इसलिए राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को सामयिक अध्यक्ष नियुक्त करता है। आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इसके लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति खुद सामयिक अध्यक्ष को शपथ दिलाते हैं। सामयिक अध्यक्ष को स्थायी अध्यक्ष के समान ही शक्तियाँ प्राप्त होती है। वह नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है। उसका मुख्य कर्तव्य नए सदस्यों को शपथ दिलवाना है। वह सदन को नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मदद करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो सामयिक अध्यक्ष का पद खुद समाप्त हो जाता है। यह पद अल्पकालीन होता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का पीठासीन अधिकार सभापति कहलाते हैं। देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति की शक्ति व कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के समान होती है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियां होती है जो सभापति के पास नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं और उसका निर्णय अंतिम होता है। लोकसभा अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष के विपरीत सदन का सदस्य होता है। सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बात पर मत नहीं दे सकता। मत बराबर होने की स्थिति में ही वह मत दे सकता है। जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। हालांकि वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। अध्यक्ष की तरह सभापति का वेतन और भत्ते भी संसद निर्धारित करती है, जो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वह भारतीय संसदीय समूह के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जो कि भारत की संसद और दुनिया की संसदों के बीच कड़ी का कार्य करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन एवं भत्ते प्राप्त कराते हैं। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच से स्वयं अपना उपसभापति चुनती है। जब किसी कारण से उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। उपसभापति अपना पद निम्नलिखित तीन में से किसी कारण से छोड़ता है। यदि राज्यसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यही वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा सौंप दे। यदि राज्यसभा में बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जा सकता है। उपसभापति सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में कार्य करता है। सभापति की अनुपस्थिति में भी वह बतौर सभापति कार्य करता है। दोनों ही मामलों में उसके पास सभापति की सारी शक्तियां होती है। इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता, वह राज्यसभा के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है। सभापति की तरह ही उस उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने की स्थिति में वह निर्णायक मत दे सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्यवाही में
पीठासीन नहीं होता, भले ही वह सदन में उपस्थित हो। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा मतदान की स्थिति में मत भी दे सकता है। सभापति की तरह ही उपसभापति भी नियमित वेतन एवं भत्तों का अधिकारी होता है। उसे संसद द्वारा तय किया गया वेतन भत्ता मिलता है, जिसका भुगतान भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राज्यसभा के उपसभापतियों की तालिका। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति इसके सदस्यों के बीच से उपसभापतियों को मनोनीत करता है। सभापति एवं उपसभापति की अनुपस्थिति में इनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है। उस समय उसे सभापति के समान ही अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त होती है। जब पैनल में से कोई उपसभापति भी उपस्थित न हो तो दूसरा व्यक्ति जिसे सदन ने निर्धारित किया हो, बतौर सभापति कार्य करता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पैनल का सदस्य उस कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता जब सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होता है। इस समय यह सभापति का दायित्व होता है कि वह उपसभापति की नियुक्ति करे। इस रिक्त स्थान को भरने के लिए जितना जल्द से जल्द हो सके चुनाव कराया जाता है। संसद का सचिवालय। संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है। यद्यपि इनमें से कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान है, उनकी भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। दोनों सदनों के सचिवालय का मुखिया महासचिव होता है। वह स्थायी अधिकारी होता है और उसकी नियुक्ति सदन का अधिकारी करता है। संसद में नेता, सदन का नेता, संसद में नेता, सदन का नेता। लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता अभिप्राय है प्रधानमंत्री यदि वह लोकसभा सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और उसे उपनेता मनोनीत करने का अधिकार है। इसी तरह का कार्यकारी अमेरिका में बहुमत नेता के रूप में माना जाता है। विपक्ष का नेता। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के 10वें हिस्से के करीब होनी चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसके नेता को विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता मिल सकती है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली। उसे वेतन भत्ते तथा सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है। 1965 में पहली बार विपक्ष के नेता को मान्यता मिली थी। इसी तरह के कार्यों वाले को अमेरिका में अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है। ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में एक अनोखी संस्था है जिसे शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। इसे विपक्ष की दलों द्वारा सरकार के साथ तुलना के लिए बनाया जाता है और अपने सदस्यों को भविष्य के मंत्रियों के तौर पर तैयार किया जाता है। इसमें प्रत्येक कैबिनेट मंत्री के लिए विपक्ष का शैडो कैबिनेट होता है। यह शैडो कैबिनेट सरकार परिवर्तन होने पर वैकल्पिक कैबिनेट मुहैया कराता है। इसलिए आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है। वह मंत्री के स्तर का होता है जिसे सरकार वेतन देती है। व्हिप सचेतक। यद्यपि सदन के नेता एवं विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के नियम एवं संसदीय संविधि में क्रमशः उल्लिखित किया गया है। दूसरी ओर व्हिप कार्यालय का उल्लेख न तो भारत के संविधान में, न ही सदन के नियमों और न ही संसदीय संविधि में किया गया है। यह संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, संसद में अपना व्हिप होता है। उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नज़र रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हिप के निर्देशों का पालन करेंगे
अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। संसद के सत्र संसद के सत्र सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। फ्रेंड्स, इस पॉइंट के आगे से मैं पॉइंट को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। संसद के सत्र सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आहूत करना, समनिंग, सभा में उपस्थित होने का आदेश। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और तीसरा शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। संसद का सत्र प्रथम बैठक से लेकर सत्रावसान या लोकसभा के मामले में विघटन के मध्य की समयावधि है। सत्र के दौरान सदन कार्यों के संचालन हेतु प्रत्येक दिन आहूत होता है। एक सत्र के अत्रावसान एवं दूसरे सत्र के प्रारंभ होने के मध्य की समयावधि को अवकाश कहते हैं। स्थगन, एडजर्नमेंट। संसद के एक सत्र में काफ़ी बैठकें होती है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं। सुबह की बैठक 11 बजे से 1 बजे तक और दोपहर की भोजन के बाद 2 बजे से 6 बजे तक। संसद की बैठक को स्थगन या अनिश्चित काल के लिए स्थगन या सत्रावसान या विघटन लोकसभा में के मामले में द्वारा समाप्त किया जा सकता है। स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है, के लिए निलंबित किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन, एडजर्नमेंट सिन डाई। अनिश्चित काल के लिए स्थगन का अभिप्राय है सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना। दूसरे शब्दों में, जब सदन को बिना यह बताए स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाएगा, तो इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति अध्यक्ष या सभापति को होती है। वह स्थगन दिन या समय से पहले भी सदन की बैठक आहूत कर सकता है या अनिश्चित काल के लिए स्थगन के उपरांत किसी भी समय सत्रावसान, प्रोरोगेशन। पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष या सभापति सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता है। इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है। सदन के स्थगन एवं सत्रावसान में अंतर को तालिका संख्या 22.1 में दिखाया गया है। इधर डिफरेंस दिया है दोनों में, स्थगन और सत्रावसान में। स्थगन यह सिर्फ एक बैठक को समाप्त करता है, न कि सत्र को। सत्रावसान यह न केवल बैठक बल्कि सदन के सत्र को समाप्त करता है। स्थगन का दूसरा पॉइंट है, यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। सत्रावसान पॉइंट नंबर 2, इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। स्थगन पॉइंट नंबर 3, यह किसी विधेयक या सदन में विचाराधीन काम पर असर नहीं डालता, क्योंकि वही काम दोबारा होने वाली बैठक में किया जा सकता है। सत्रावसान पॉइंट नंबर 3, यह भी किसी विधेयक पर प्रभाव नहीं डालता, लेकिन बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है। ब्रिटेन में सत्रावसान के कारण विधेयक या अन्य लंबित कार्य समाप्त माने जाते हैं। सत्रावसान विघटन, डिसॉल्यूशन। एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती।
सिर्फ लोकसभा का सभा का विघटन होता है। सत्रावसान के विपरीत विघमान सभा के जीवनकाल को समाप्त कर देता है और इसका पुनर्गठन नए चुनाव के बाद ही होता है। लोकसभा को दो कारणों से विघटित किया जा सकता है। स्वयं विघटित, जब इसके 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो जाए या वह काल पूरा हो जाए जब राष्ट्रीय आपातकाल के लिए समय बढ़ाया गया हो, या जब राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले, जिसे लेने के लिए वह प्राधिकृत है। अपनी सामान्य कालावधि से पूर्व सदन का विघटन अपरिवर्तनीय विघटन है। जब लोकसभा विघटित की जाती है तो इसके सारे कार्य, जैसे विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका आदि समाप्त हो जाते हैं। उन्हें नवगठित लोकसभा में दोबारा लाना जरूरी है। यद्यपि जिन लंबित विधेयकों और सभी लंबित आश्वासनों जिनकी जांच सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति द्वारा की जानी होती है, लोकसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होते हैं। समाप्त होने वाले विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति होती है। विचाराधीन विधेयक जो लोकसभा में है, चाहे लोकसभा में रखे गए हो या फिर राज्यसभा द्वारा हस्तांतरित किए गए हो, लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित न हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, समाप्त नहीं होता। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, समाप्त नहीं होता। घनपूर्ति, कोरम। कोरम या घनपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य होने चाहिए। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दे या घनपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न न करे। सदन में मतदान, वोटिंग इन हाउस। सभी मामलों पर सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से पीठासीन अधिकारी के अलावा निर्णय लिया जाता है। संविधान में उल्लेखित कुछ विशिष्ट मामलों जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, संविधान संशोधन कार्यवाही, पीठासीन अधिकारियों को हटाना आदि में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी पहले प्रयास में मत नहीं देता है, लेकिन मत बराबर होने की दशा में वह मतदान कर सकता है। सदन की कार्यवाही किसी अनाधिकृत मतदान या भागीदारी या इसकी सदस्यता में किसी रिक्त के बावजूद वैध होगी। लोकसभा में मतदान प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय है। चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछकर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं। जो प्रस्ताव के पक्ष में है वे अये बोले और जो प्रस्ताव के विरोध में हो नो बोले। लोकसभा अध्यक्ष तब कहते हैं, मैं समझाता हूँ प्रस्ताव अये के पक्ष में, पर नो जैसी भी स्थिति हो है। यदि प्रश्न के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती नहीं दी जाती तब वे दोबारा बोलेंगे, ऐस अथवा नो जैसी भी स्थिति हो, हैव इट, और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रश्न का निश्चय हो जाएगा।
यदि किसी प्रश्न को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है, तब वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट और 3 सेकंड बीत जाने पर वह प्रश्न दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि उनकी राय में जीत आयेस की हुई है या नोज की। यदि सभा अध्यक्ष को इस प्रकार घोषित की गई राय को फिर चुनौती मिलती है, तब वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड किया जाए या अय तथा नो स्लिप का उपयोग किया जाए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाए। यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में कि बंटवारे वोट का अनावश्यक दावा किया गया है, वे सदस्यों से कह सकते हैं कि अय और नो वाले सदस्य अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाए। जब गिनती हो, तब वे सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं कि इस मामले में मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। संसद में भाषा। संविधान ने हिंदी और अंग्रेजी भाषा को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित की है। हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दे सकता है। दोनों ही सदनों में समानांतर रूप से अनुवाद की व्यवस्था है। तथापि यह व्यवस्था की गई थी कि संविधान लागू होने की स्थिति के 15 वर्षों बाद अंग्रेजी स्वयं समाप्त हो जाएगी। यह तिथि 1965 थी। वैसे राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार। सदन का सदस्य होने के अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को इस बात का अधिकार होता है कि वह सदन में अपने विचार व्यक्त कर सकता है, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। यह सदन की किसी समिति जिसके वे सदस्य हैं कि वे बैठक या कार्यवाही में भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान के अधिकार बिना। इस संवैधानिक उपबंध की पृष्ठभूमि में दो कारण हैं। एक, मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिसका वह सदस्य नहीं है। दूसरे शब्दों में, एक मंत्री जो लोकसभा का सदस्य है राज्यसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। उसी तरह एक मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोई भी मंत्री बिना किसी सदन का सदस्य बने मात्र 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। लेम डक सत्र। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते लेम डक कहलाते हैं। संसदीय कार्यवाही के साधन। प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और सामान्यतः मंत्री उत्तर देते हैं। प्रश्न 3 तरह के होते हैं: तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर तारांकित प्रश्न के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर भी मौखिक दिया जाता है। मंत्रियों के अतिरिक्त प्राइवेट सदस्यों से भी प्रश्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार कोई प्रश्न किसी प्राइवेट सदस्य को भी संबोधित हो सकता है यदि प्रश्न की विषय वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सदन की कार्यवाही से संबंधित अन्य मामले से जुड़ी हो सकती जिसके लिए सदस्य उत्तरदायी है। ऐसे प्रश्न से संबंधित प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसी कि किसी मंत्री से प्रश्न पूछने के लिए होती है। तारांकित, अतारांकित, अल्पसूचना प्रश्न तथा प्राइवेट सदस्य से प्रश्नों की सूची क्रमशः हरे, सफेद, हल्के गुलाबी तथा पीले रंग में छपी होती है ताकि वे एक दूसरे के से अलग दिखे। शून्यकाल।
प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और उसे सदन के नियमित कार्य के कार्यकृत के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य के समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह नवसार भारत की देन है तथा यह वर्ष 1962 से जारी है। प्रस्ताव लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लाए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव: यह एक स्वयं वर्णित स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना आदि शामिल है। दूसरा, स्थानापन्न प्रस्ताव: यह वह प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। पूरक प्रस्ताव: यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। सहायक प्रस्ताव: इसे नियमित प्रक्रिया के रूप में विभिन्न कार्यों के संपादन में इस्तेमाल किया जाता है। स्थान लेने वाला प्रस्ताव: इसे वाद विवाद के दौरान किसी अन्य मामले के संबंध में लाया जाता है और यह उस मामले का स्थान लेने के लिए लाया जाता है। संशोधन: यह मूल प्रस्ताव के केवल भाग को परिवर्तित या स्थान लेने के लिए लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव: लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव: लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। निंदा प्रस्ताव पॉइंट नंबर 2, यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। यह सिर्फ पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव: यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों का या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव 3, यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव पॉइंट नंबर 4, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पॉइंट नंबर 4, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। कटौती प्रस्ताव: यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतया 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। साधारण कटौती: यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इसे मतदान के लिए रखा जाए। घटकों में कटौती: इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण के रूप में चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। कंगारू कटौती: इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण खंडों पर ही बहस और मतदान होता है और शेष खंडों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। गिलोटिन प्रस्ताव: जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है।
विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री ने सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में है। शून्यकाल से विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। स्थगन प्रस्ताव। यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। सदन की कार्यवाही के लिए स्थगन प्रस्ताव की निम्न सीमाएं भी है। इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है जो कि निश्चित तथ्यात्मक, अत्यंत जरूरी एवं लोक महत्व के हो। इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है, न कि साधारण महत्व के विषय को। इसके माध्यम से विशेष अधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन हो। इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव। संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव से अलग है, जैसा कि तालिका 22.2 में दर्शाया गया है। धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित कराते हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपति की इस संबोधन को ब्रिटेन के राजा का भाषण से लिया गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है। इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। अनियत दिवस। यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि निर्धारित किए रखता है। अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य यंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है। औचित्य प्रश्न। जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यह सामान्यतया विपक्षी सदस्य द्वारा सरकार पर नियंत्रण के लिए उठाया जाता है। यह सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त कराती है। औचित्य प्रश्न में यद्यपि किसी तरह की बहस की अनुमति नहीं होती,
आधे घंटे की बहस। यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए समाप्त में 3 दिन निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।